वालेकुम स्टूडेंट्स, एरएलएस फिजिक्स का आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। लेकिन जो एरएलएस फिजिक्स की जो बुक है वहाँ पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है मोशन इन वन डायमेंशन। तो एक ही बात है, क्योंकि जो हमारी फिजिक्स बुक में जो फोर्स एंड मोशन लिखा हुआ है वो सेम ही बात है। तो हमारे दो चैप्टर्स हो चुकी हैं, मेजरमेंट्स और वेक्टर्स। तो मैंने आपको ना आज आपको मैम ने फाइल भेजी है, डाटा फाइल, और लेक्चर्स भी आपको वन बाय वन सेंड किए हैं। तो इसको आपने क्या करना है कि आप जानते हैं कि पहले हमने फोर्स एंड मोशन को एरएलएस फिजिक्स से हमने पढ़ना है, उसके बाद जो जियान की बुक है वहां से हमने पढ़ना है। तो जब तक ये हमारा फोर्स एंड मोशन एरएलएस फिजिक्स और जियान की बुक से खत्म नहीं होता, तब तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी टाइम के हिसाब से जब आप फ्री होती हैं तो जो लेक्चर्स आपको भेजेंगे ग्रुप में उनको वो वन बाय वन आप उनको सुने। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पूरा लेक्चर सुना करें, क्लास के माहौल जैसा वो बैठ के वो सुना करें। पास में अपना रजिस्टर पास रखें, पेन पास रखें। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, वो आपको समझ में ना आए, जो भी आपका डाउट हो, उसको पेज पे लिख लें। तो इस तरह आपके क्वेश्चन वो पेज पे वो आप लिखते चले जाएं, तो वो आपका सेट ऑफ क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो वो फिर आप या तो हैंड रिटन में पीडीएफ बना के वो आप सेंड कर देंगे डिस्कशन ग्रुप में, जब हम आपको बताएंगे कि इतना आपकी टाइम डेडलाइन है, इसके अंदर आप अपने जो क्वेश्चन है वो सेंड करें। तो या आप जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर डॉक्यूमेंट में भेज दे तो फिर तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो उसका जो इम्प्रेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए हम ना स्टार्ट में आपको लेक्चर सेंड कर देते हैं, ताकि आपके पास जैसे जैसे आपका टाइम हो तो आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुने। तो सुनना, और जो जो आपके क्वेश्चन हो वो आप नोट डाउन करें। और जब जब जियान की बुक से हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, तब तक वो फिर आपके पास वो सारे लेक्चर्स आप उसको वॉच कर लें। और वो फिर जब सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारा वो हमें भेज दें, तो वो फिर हम सारे क्लास में उनको लाइव डिस्कस करेंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जाहिर है कि अच्छा क्वेश्चन आप तभी पूछेंगे ना जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर को पूरा सुनेंगे, पूरा मतलब आप फोकस होकर सुनेंगे। तभी आपके जो क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जितने अच्छे क्वेश्चन आप पूछेंगे उतना आपकी जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है वो साथ साथ होती चली जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये सेशन को एंड करेंगे, बैच को कंप्लीट करेंगे, तो आपकी रिटर्न की भी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन वो भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो मजीद कोई क्वेश्चन हो तो वो आप फिर पूछ लीजिएगा। तो आज आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पोजीशन। जो होती है ये हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस से ही हम पोजीशन को बताते हैं। अगर जहाँ पर आपका घर है, तो अगर आपसे कोई किसी घर का एड्रेस पूछता है, तो आप कोई ना कोई रेफरेंस यूज करते हैं, डायरेक्शन यूज करते हैं कि आप कहते हैं ये मस्जिद फलानी मस्जिद है, इसके करीब हमारा जाके दाएं तरफ बाएं तरफ या इस तरह हमारा घर है। तो यही वो बात बुक वाला भी कह रहा है कि वो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट is completely expressed by two factors: distance from the observer and its direction with respect to the observer। तो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक आपकी मैग्नीट्यूड होगी और एक आपकी डायरेक्शन होगी। तो यही वजह है कि हमने पोजीशन वेक्टर को सेपरेट हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स है वो हम थ्री वो कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम उनको यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर जिनको हमने स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे नॉर्मल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो अभी आपको यहाँ से आइडिया हो गया कि क्योंकि पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक जो है हम वेक्टर इसके लिए स्पेसिफाई कर दें, ताकि इसको एक्सप्लेन करना वो ज्यादा आसान हो जाए, बजाय कि हम बार बार क्या करें, वो डिफरेंट वो मैग्नीट्यूड का नाम लें और डायरेक्शन साथ साथ बताते चले जाएं। तो उससे बेहतर ये है कि एक हम वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दें जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बताना हो। यानी कि आप ये कर लें कि एक आपने ऐसा बंदा हायर कर लिया है, इसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बताना है। अगर आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो आप क्या करें, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दें। तो वो फिर आप उसको उस पॉइंट की क्या मिल जाएगी, आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो पोजीशन वेक्टर को आप स्मॉल आर से डिनोट करते हैं।
याद रखिएगा कि जब भी फिक्स जो होती हैं, जो सिंबल्स वो असाइन करते हैं ना, वो सिंबल्स फिक्स होती हैं। तो पोजीशन वेक्टर को आप आर ही से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी से आप डिनोट नहीं करेंगे। जैसे वेलोसिटी की सिंबल वी है, स्पीड की सिंबल वी है, तो किसी और अंग्रेजी के लफ्ज से आप उसकी वो स्पीड को वो डिनोट नहीं कर सकते। तो जो स्मॉल आर है ये हमेशा क्या हमें बताएगा, ये हमें पोजीशन के बारे में बताएगा। और इस स्मॉल आर का नाम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर टू कोऑर्डिनेट्स हमारे, तो फिर हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे। अगर थ्री कोऑर्डिनेट्स है फिर एक्स वाई और जी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आप कर लीजिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि जहाँ से आप मेजरमेंट करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठकर वायर की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप रूम में बैठकर चुंटी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका जो रूम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। अगर आप खंबे पे चढ़ जाते हैं, वहां पर अगर वो खंबे पे चढ़ के परिंदों की मोशन को ऑब्जर्व करती हैं, तो आपका जो खंबा है या पोल है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। यानी कि एक सिंपल वर्ड में हम बताते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां पर बैठकर आप क्या करते हैं, आप मेजरमेंट्स को परफॉर्म करती हैं। किसी इवेंट को आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करती हैं। उस जगह को आप क्या कहती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहती हैं। बाकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है वर्डिंग में, तो वो फिर आप डेफिनेशन यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो इसलिए, और ये डेफिनेशन इंटरव्यू में पूछी गई है, तो आप इनकी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डेफिनेशन है वो आप याद कर लें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव का मतलब कोई बता सकता है? फिजिक्स में रिलेटिव का मतलब क्या होता है? ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकती हैं। जी अली रजा बताएं आप, फिजिक्स में रिलेटिव का क्या मतलब है? नो आइडिया सर। हमारा सर एक दूसरे के रिस्पेक्ट से। अच्छा वर्ड आप यूज कर रहे हैं, आंसर आपने सही दिया, लेकिन अच्छा अच्छा वर्ड आप यूज करें। कोई भी चीज अगर रिलेटिव है तो उसका क्या मतलब होगा? जैसे रेस्ट एंड मोशन है, तो इनको हम बोलते हैं ये रिलेटिव है, तो टेक्निकल वर्ड आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, इसी तरह का ही है कुछ। है तो इसी तरह के, लेकिन आप वो बता नहीं रही। ये फिर नेक्स्ट है LPHRG, आप बताएं। सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर हम रिलेटिव मोशन लेते हैं तो इसमें हम टू फ्रेम्स लेते हैं। हाँ जी, यानी कि रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो चीज रिलेटिव होती है ना, जैसे हमने पढ़ा था मोशन रिलेटिव होता है, टाइम जो होता है वो भी रिलेटिव होता है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता। तो जो चीज रिलेटिव होती है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ऑब्जर्वर पे वो डिपेंड करती है। आप यही देखिए, अगर एक बंदा बाहर खड़ा है जमीन पर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दी है, आप पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो अब ये जो पैसेंजर है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ऑब्जर्व दैट अ ट्री ऑन अ प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, तो वो ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो बोलेगा कि ट्री रेस्ट पे है, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, प्लेटफॉर्म। लेकिन जो दूसरा पैसेंजर है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठ के वो क्या करता है, वो कहता है कि ऑब्जर्व दैट ट्री इज इन मोशन, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है। इन रियलिटी तो ट्रेन चल रही है, लेकिन वो आपको ऐसे लगेगा ट्रेन नहीं चल रही, बल्कि वो क्या चल रहा है, वो दरख्त चल रहा है। अच्छा, ये बात क्यों हम करते हैं कि चल तो ट्रेन रही है, लेकिन हम ये बोलेंगे ट्रेन नहीं चल रही बल्कि दरख्त चल रहा है? इसको आइंस्टाइन एक्सप्लेन किया था, अगर किसी को याद हो तो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको बहुत सारा यूज करती हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। किसी को आइडिया है? ये बात याद रखिएगा कि जहां से आपने मेजरमेंट्स को परफॉर्म करना है, वहां पर आपने सबसे पहले रेस्ट पे आ जाना है।
इन रियलिटी तो ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन चूंकि आपने ट्रेन में बैठकर आपने इवेंट को ऑब्जर्व करना है, यानी कि वो दरख्त को ऑब्जर्व करना है, तो अब आप ये क्या कंसीडर करेंगे कि आप रेस्ट पे हैं। तो जाहिर है आप रेस्ट पे कब होंगे, जब ट्रेन रेस्ट पे होगी। तो फिर आप ये बोलेंगे कि मैं रेस्ट पे हूँ। तो जब आप रेस्ट पे हैं, तो मतलब ट्रेन रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है जो सराउंडिंग है वो मूव कर रही है। तो ये ट्रिक है, ये वो न्यूमेरिकल्स में हम थ्योरी रिलेटिविटी में यूज करती हैं कि, और ये रूल भी है कि जब आपने मेजरमेंट्स परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, रेस्ट में आ जाना है। खुद आपने मूविंग फ्रेम में कभी भी नहीं जाना। वो कि आपका फ्रेम मूव कर रहा हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कहना है कि मेरा फ्रेम जो है वो रेस्ट पे है, जो सराउंडिंग है वो मूव कर रही है। और मजे की बात यह है कि अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि सेम वेलोसिटी से मूव करें। आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है ना कम हो ना ज्यादा हो, तो सेम वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, तो आपके दाएं और बाएं से सराउंडिंग को हटा दिया जाए। ये जो आपको दरख्त वगैरह नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल यह हटा दिया जाए। आपको बिल्कुल यहाँ पर आसमान वो बिल्कुल सराउंडिंग जो है ना हर चीज वो खत्म कर दी जाए, तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आप रेस्ट पे हो या मूव कर रहे हो। आजमा के देख लीजिएगा कि अगर जब डायरेक्ट पाकिस्तान की जो सड़कें हैं यहाँ पर, ये एक्सपीरियंस करना तो बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है, लेकिन कोई ऐसी सड़क जहाँ पर कोई जंप वगैरह नहीं आता, बड़ी स्मूथली से आप कांस्टेंट स्पीड से आप जा रहे होते हैं जब, तो तब आप रियलाइज करिएगा कि आपको ये पता ही नहीं होता। आप बाहर आपने नहीं देखना, ठीक है, आपने वो सारा पर्दे आगे आगे किए हुए हैं, वो बिल्कुल बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा। तो एक सोया हुआ बच्चा है, वो जब उठेगा और आप कौन सा स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उस बच्चे से पूछिएगा कि आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं। तो चूंकि उस पहले बच्चे को ये आपने नहीं बताना कि हम जी जा रहे हैं गाड़ी पे हमने, तो इस चीज का उस बच्चे को कुछ नहीं पता। तो वो बच्चा आपको कभी भी नहीं बता पाएगा कि मैं रेस्ट पे हूँ या मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोशन है ये हमें पता कैसे चलती है, हमें सराउंडिंग से पता चलती है। कि जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हैं तो हम अपनी सराउंडिंग को देखती हैं, तो सराउंडिंग हमें ऐसा लगता है कि हम मूव नहीं कर रहे। ये अभी मैं सारी बातें कर रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। तो जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती हैं तो हमें ऐसी फील होता है कि हम मूव नहीं कर रहे, बल्कि ये जो सराउंडिंग है ना ये मूव कर रही है। यही जो मिथ है ना, यही कंफ्यूजन थी पहले, और इसी वजह से हम कहते थे कि जो सूरज है ना वो मूव करता है, हम मूव नहीं कर रहे। यानी कि अर्थ मूव नहीं कर रहे बल्कि सूरज मूव कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत थोड़ा प्रोड्यूस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अर्थ का जो एक्सेलरेशन क्योंकि बहुत कम होता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। तो जब आप इसको अर्थ पे खड़े होकर देखती हैं सूरज को, तो आपको ऐसा लगता है कि सूरज मूव कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी आप खुद मूव कर रहे हैं, सूरज मूव नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। एरोप्लेन में भी सर ऐसा ही होता है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सेलरेटेड मोशन में जाती है ना, तो तब जाहिर है कि तब आपको फौरन आइडिया हो जाता है कि हम मूव कर रही हैं। एक्सेलरेटेड मोशन हमें फौरन बता देती है कि आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे सर बुक में भी। कंडीशन जी कंडीशन सिर्फ यही है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए हाँ बस। जी, और आप एक्सपीरियंस भी कर सकती हैं इस फिनोमिनन को, कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें तो आपको फिर ये रियलाइज नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे जा रही हैं, बशर्ते कि आप जी अपने तरफ, जाहिर है कि हम जब मूव करते हैं तो हमें पता है कि हम मूव कर रहे हैं, बाय सराउंडिंग भी होती है। लेकिन एक इमेजिन अगर आप करें ना कि बिल्कुल सराउंडिंग हम बिल्कुल खत्म कर दें, बाहर कुछ भी हमें नजर ना आए, तो हम नहीं बता पाएंगे कि हम मूव कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं। और इसी चीज को आइंस्टाइन ने वो मतलब अब हम श्योरली कह सकते हैं कि अर्थ हमारी मूव करती है, सन हमारा मूव नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में ही हो तो बट ऑब्जर्वर को लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूँ, बट ट्री मूव कर रहा जी, ऐसी हमारी हम। तो ये आप दोनों जो जो बस वाला है, जो ट्रेन वाला, वो बोलेगा कि ट्री मूव कर रहा है, लेकिन जो जमीन पे खड़ा है वो बोलेगा नहीं ट्री रेस्ट पे है। तो दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो अलग अलग है।
जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उस पैसेंजर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन में है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है। तो यानी कि रिलेटिव चीज वो होती है जो जिसकी जो मेजरमेंट्स है वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज क्या होती है? हमारी रिलेटिव होती है। तो इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकती है कि रिलेटिव का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वो चीज रिलेटिव होती है जिसकी कैलकुलेशन, जिसकी मेजरमेंट जो होती हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हम उसे कहते हैं। तो जिस मर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं वो कांस्टेंट रहेगा। तो स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट वो रिलेटिव नहीं होती, वो कांस्टेंट ही होती है। क्योंकि अगर आप जिस मर्जी फ्रेम में चले जाएं स्पीड ऑफ लाइट आपको 3.3 इंटू 10⁶ ही मिलेगी, वो कम या ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। तीन तरह की हमारे पास डायमेंशन होती हैं, 1D, 2D और 3D। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं 1D, 2D में मूव करे तो 2D, 3 में करे तो 3D। तो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो ये 1D होगी। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न, जब वो कर्व लेती है तो वो फिर 2D मोशन हो जाएगी। मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट, जब आप फिजा में मूव करती हैं, क्योंकि फिजा मतलब स्पेस वो 3 डायमेंशनल होती है, तो वो मोशन हमारी क्या होती है? 3 डायमेंशनल। मतलब जो एरोप्लेन है तो वो चूंकि हवा में मूव करते हैं इसलिए उसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन वो होती है। फिर नेक्स्ट है पार्टिकल, पॉइंट मैस या पॉइंट ऑब्जेक्ट। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विद 0 डायमेंशन which can be described by its mass and position is defined as a particle or the point mass। अब point mass की डेफिनेशन आपने एफएससी की बुक से भी पढ़ी है कि जी उनका जो साइज है वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनसे कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में आप अच्छी बुक से आप डेफिनेशन सुनाएंगे ना तो इंटरव्यू वाला ज्यादा वो इंप्रेस होगा। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, वो पाकिस्तानी बुक से वो डेफिनेशन सुनाता है और एक स्टूडेंट है वो इंडियन बुक से सुनाता है। और आपको पता है कि सारे जो टेस्ट होते हैं हमारे वो इंडियन बुक ही से बनाई जाती हैं, और हमारी जो ऐसे बुक भी बनी होती है ना वो भी इसी चीज को कॉपी करके ना, यानी आप ये कह सकती हैं इंडियन बुक का जो खुलासा होता है ना वो हमने वो पाकिस्तानी बुक वो हमारी बन जाती है। तो हम सारा कुछ इंडिया ही को कॉपी करते हैं, इसलिए फिर जाहिर है कि जिस चीज को सारे कॉपी कर रहे हैं तो आप उस चीज पर ही ग्रिप आप बनाएं, तो फिर आपकी वो आप क्या करेंगे? आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि if the size of a body is negligible in comparison to its range of motion then the body is known as the particle। कि यानी कि वो जो पाथ है जहां तक वो मूव कर सकता है उसके कंपैरिजन में वो क्या हो? नेग्लिजिबल, तो उसको आप क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलेंगे। जैसे उसने एग्जांपल दी है कि जो हमारी अर्थ है तो वो चूंकि सन के अराउंड वो मूव करती है तो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन तो ज़ाहिर है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि सन के गिर्द उसने जो अराउंड वो जो ऑर्बिट है वो बहुत बड़ा है। तो उसके जो कंपैरिजन में जो हमारी अर्थ, अगर आप सन के कंपैरिजन करें, अर्थ आपको क्या नजर आती है? एक पॉइंट नजर आती है। तो अर्थ को आप एज अ पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है पॉइंट मैस या पार्टिकल, ये हम अपनी कैलकुलेशन में जाकर हम इनको यूज करते हैं। अपनी जो मैथमेटिकल हमारे टूल्स होते हैं ना वहां पर हम इनको जाके यूज करते हैं, क्योंकि जो भी फार्मूलाज हमारे पास आते हैं ना वो पॉइंट मैसेज ही के लिए होती हैं। और जब भी कोई पार्टी हम यूज करते हैं उसको वो पार्टिकल ही हम लेते हैं। तो पार्टिकल हमारे क्या होता है? जिसका अ बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मोशन। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। When we treat a body as particle, जब हम बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं, all parts of the body undergo same displacement। अब जितने भी आप जो बॉडी आप लेती है ना अपनी, वो साइंटिस्ट ने ली हुई है मेजरमेंट्स में, वो सारी वो आप क्या लेती है? वो बॉडी आप पार्टिकल लेती हैं। तो पार्टिकल का होने का मतलब क्या है कि जो बॉडी आपने पार्टिकल लेनी है उसमें जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं वो सेम उनका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और सेम वेलोसिटी होनी चाहिए।
तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सर्कुलर मोशन होती है, अगर एक बॉडी से वो एक हम एक वो सर्कुलर शेप ले लें, तो क्या वो पार्टिकल हम उसको एज कंसीडर कर सकते हैं सर्कुलर शेप को? सर और इसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो 2 डायमेंशन हो जाएगा ना, प्लेन में मूव कर रहा है। और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। पार्टिकल होने की कंडीशन क्या है कि हर जो पॉइंट है, हर पार्ट है, वो सेम डिस्प्लेसमेंट से ट्रेवल करना चाहिए और सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करना चाहिए। तो अगर आप देख लें कि अगर आप ये आपका सर्कल है, वैसे ये यहाँ पर तो खाली है लेकिन आप इसे भरा हुआ कंसीडर करें, ठीक है। अब ये जो आपका सर्कल है ना, तो जो पॉइंट सेंटर के पास होंगे, और ये इसका सेंटर है, तो जो पॉइंट सेंटर के पास होंगे उनका जो चक्कर होगा, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम होगा। और जो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर चले जाती हैं, तो वो फिर आपको वो उनका जो मतलब सर्कल है, उनको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसको आप एज अ पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं कर रही। जो पॉइंट्स सेंटर के पास हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जो पॉइंट्स वो पॉइंट सेंटर से दूर है उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? और ज़ाहिर है फिर जब डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो जो उनकी पोजीशन है, सॉरी वेलोसिटी, वो भी सेम नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी आप कहाँ से निकालती हैं, डिस्प्लेसमेंट से निकालती हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही वो है नहीं है, सेम नहीं है, तो फिर हमारी जो वेलोसिटी है वो भी सेम नहीं रहेगी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम। सिंपल सा कि जो बॉडी टोटल जो उसकी वो लेंथ होती है पाथ की, उसका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलती हैं। कि जैसे आप यहाँ पर ए से चले, बी पे आए, बी से फिर आप सी पर आए, तो ये फिर आपका क्या बन जाता है, इसको डिस्टेंस आप बोलते हैं। एनी एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। आप नताशा आप खुद एक पार्टिकल हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप मूव करते हो ना, तो आपका जो बाहर जो बॉडी पार्ट है उसकी सेम वेलोसिटी होती है, तो आप एज अ पार्टिकल आप कंसीडर उसको आप कर सकती हैं। क्लियर है नताशा? क्योंकि जब आप मूव करते हैं ना, तो आपका हर पार्ट जो पार्ट है वो सेम वेलोसिटी से वो मूव करता है। मतलब आप इस तरह के आपने मोशन कंसीडर नहीं करते कि आप हाथ पांव मार रहे हैं, वो वाली नहीं। बिल्कुल आप अपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं और रेंगना शुरू कर दें। तो इस तरह जब आप करेंगे तो फिर आपकी जो मोशन होगी वो फिर आप एज अ पार्टिकल आप उसको कंसीडर, वो आप यानी कि पार्टिकल आप बन जाएंगे, ठीक है। तो जो लेंथ होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ है। तो जब आप ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पर आएंगे, तो आपकी जो टोटल लेंथ है वो क्या बनती है, ए बी सी। तो ए बी सी फिर आपका क्या बन जाता है, आपका डिस्टेंस बन जाता है। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशन होती है, इसकी डायमेंशन होती है हमारे पास एल, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। और ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लेना, तो ये डेफिनेशन अच्छी है जो आप याद करते हो ना, बच्चों को पढ़ाती हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो उससे ज्यादा अच्छी ये डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें याद करके सुनाती है ना, तो वो इंटरव्यू वाले वाला आपसे वो उसके वो कहते हैं कि ये बंदा इसने रिसर्च की हुई है,
ये अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की इसको आदत है, तो वो इस चीज से इम्प्रेस होता है। जाहिर है कि ये डेफिनेशन आपने तभी सुनानी है ना जब आपने इस बुक को पढ़ा होगा। और आप जानते हैं कि जो एरल फिजिक्स है ये इंडियन की टॉप बुक है में से शामिल ये की जाती है, लेकिन छोटी मोटी बुक नहीं है, बहुत ही ये कंसेप्चुअल बुक है। और जो बड़ी बुक्स जिसको हम कहते हैं ना कंसेप्चुअल बुक्स, जो प्रोफेसर रिकमेंड करती हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उनमें से एक एरल फिजिक्स भी है। तो इसलिए मैंने चूज एरल फिजिक्स की है ताकि हमारा जो है ना वो तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो बाकी जो नोट्स है ना, नोट्स में जो हमने वो डिस्कशन की हुई है वो हमारा बैच 2 में है, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हमने सेंड किए हुए हैं। तो इसलिए हमने नई नई चीजें हम वो मतलब एरियाज को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। कंपैरिजन बिटवीन अ डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट, ये बड़े यहाँ पर ये सारे एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि the magnitude of the displacement is equal to the minimum possible distance between the two position। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल हो सकती हैं, तो कब हो सकती हैं, कोई बता सकता है कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होती हैं? स्ट्रेट पाथ में सर। आज जब हमारा स्ट्रेट पाथ होता है तो तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम चीजें होती हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाती है, वो इक्वल हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात है फॉर अ मूविंग पार्टी का डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव या जीरो। डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जहां से आप चले थे वहां पर आके वापस आप आके उसी पोजीशन पर वापस आ गए हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, जीरो डिस्प्लेसमेंट। फॉर मोशन बिटवीन द टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यूड while distance depend upon the actual path and so can have many values। तो जाहिर है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होती है, ये हमेशा सिंगल वैल्यू ही रहती है, इसकी एक ही वैल्यू आपको मिलेगी, दो वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन जो डिस्टेंस है इसकी आपको वैल्यूज मिल सकती हैं मल्टीपल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू आपको डिस्टेंस की 3 मीटर मिल गई और दूसरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मीटर। तो डिस्टेंस की इस केस में आपको दो वैल्यूज मिली हुई हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट उसकी आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, ए टू सी होगी। क्लियर है कि डिस्टेंस हमारा मल्टी वैल्यूड होता है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा सिंगल वैल्यूड होता है। In general, magnitude of displacement is not equal to the distance. However, it can be so. However, it can be so if the motion is along the straight line without changing its direction। तो जैसे अभी ये बताया कि जब स्ट्रेट पाथ हमारा होगा तो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो आज ये ना अभी 5 मिनट है तो ये चलो ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड। तो स्पीड हमारी क्या होती है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड की आप डेफिनेशन वो मैं यानी कि ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चीजें यहाँ से याद करें। डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर लेस देन जीरो कैसे होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है ना। आप देखें यहाँ पर ही आप देख लें कि अगर आप इसको अब ये जो लाइन है ना बी टू सी, इसको आप कंसीडर कर लें कि ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये जो साइड हो जाएगी ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला जो साइड है ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर आप फिर बी टू ए जाती हैं तो चूंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, तो तब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? और दूसरी बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालती हैं
उसका फार्मूला होता है आर बी माइनस आर ए। आर ए आपका इनिशियल पॉइंट होता है और आर बी आपका क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है। तो अगर आपका जो फाइनल पोजीशन है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंसीडर तो नहीं किया जाता। डिस्प्लेसमेंट साथ साइन तो नहीं आता, डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत। देखिए मरियम, आपकी बात ठीक है कि जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मैग्नीट्यूड आपकी हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिव ही होती है। आवाज आ रही है आप पर? सर अब आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो मैग्नीट्यूड है वो आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा आपकी क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। जो हम बोलते हैं ना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो टेक्निकली अगर हम बात करें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही है लेकिन जो नेगेटिव का साइन या डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर जहां पर आपको -2 मीटर आ जाए तो -2 मीटर का मतलब ये नहीं है कि आपकी लेंथ नेगेटिव है, क्योंकि वो माइनस आपका डायरेक्शन बता रहा है, वो मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है। ठीक है। एक होता है -2, जैसे आपने अलजबरा में पढ़ा है, वो जो -2 है ना वो 2 के साथ है, वो एक नेगेटिव नंबर है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट के केस में कहते हैं ना -2 मीटर, तो उसका मतलब है कि आपका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो इस तरह आप उसको डिस्प्लेसमेंट को या इन जनरल आप कह लेती हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन रियलिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चूंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहती है, वो पॉजिटिव ही रहती है। तो लेकिन जो नेगेटिव का साइन है वो डायरेक्शन हमें बताते हैं, इसलिए जो वेलोसिटी है ना उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो जो हम कहते हैं ना -2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है, चेंज हो गई है डायरेक्शन। तो ये फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब है कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो हमारा साइन है नेगेटिव का वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यानी कि नेगेटिव होने का मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि हमारा नंबर नेगेटिव है, नंबर हमेशा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन भी होगी, यूनिट भी होगा, ये आप सारे याद करनी है। यूनिफॉर्म स्पीड की आपने डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछी गई है। तो अच्छा आप ये बताएं यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड में क्या फर्क है। लेक्चर का टाइम बस एंड होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से बता दें यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड में क्या फर्क है। विकास ने बोला सेम। सर ये एक ही चीज के दो डिफरेंट नेम। हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड का मतलब सेम ही होता है।